हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम के बारे में। द ओनली नॉवल रिटन बाय आतिया हुसैन। बात करें इसकी पब्लिश की, तो ये पब्लिश हुई थी 1961 में। जो नॉवल है ना, इसको रिगार्ड करा जाता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो है ना, ये प्रेजेंट करती है एक सेंसिटिव पिक्चर ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की और एक पार्टीशन ऑफ 1947 की। एंड और बात करें तो ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल मुस्लिम अरिस्टोक्रेसी की। तो जो नॉवल है ना, ये एक्सप्लोर करती है कुछ थीम्स को। वो क्या क्या थी, जैसे कि आइडेंटिटी, वुमेन्स फ्रीडम, फैमिली ट्रेडिशंस, लव, सोशल चेंज, नेशनलिज्म और पार्टीशन। अब बात करें इसकी, जो लिखी गई है ना, ये एक यंग मुस्लिम वुमेन होती है लैला, उसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। जो कि उसकी पर्सनल ग्रोथ थी ना, उसकी वुमेन की, वो रिफ्लेक्ट करती थी चेंजिंग पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ इंडिया को। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले ना कुछ अबाउट द ऑथर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो आतिया हुसैन थी ना, वो एक इंडियन बोर्न राइटर थी, जर्नलिस्ट थी, ब्रॉडकास्टर थी और एक सोशल एक्टिविस्ट थी। अब बात करें उनकी, तो वो बिलोंग करती थी एक वेल्दी मुस्लिम फैमिली से इन लखनऊ, and mainly experiences from her own life influence this novel। और आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया वो जो है ना, वो सेटल हो जाते हैं लंदन में, जहाँ पे वो कंटिन्यू करती है अपना लिखना अबाउट इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन। ऑल्थो शी रोट ओनली वन नॉवल, सनलाइट ऑन ब्रोकन कॉलम जो है ना, एस्टेब्लिश्ड हर रेपुटेशन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइस इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन। अब बात करते हैं कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो जो नॉवल है, ये पब्लिश हुए 1961 में, बट जो ये स्टोरी थी ना, ये सेट हुई थी मेनली ड्यूरिंग द 1930s और 40s, और जो कि कवर करती है पीरियड को बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड एक्सटेंडिंग इनटू द ईयर्स सराउंडिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो जो टाइटल है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ एन ओल्ड सोशल ऑर्डर को। तो जो नॉवल है ना, ये पोर्ट्रे करती है कि जो फ्यूडल मुस्लिम फैमिलीज थी ना, उनका डिक्लाइन का, और मॉडर्न एजुकेशन के राइज को, और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल टेंशंस को, और इमोशनल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन को। थर्स जो ये नॉवल है, कंबाइन है पर्सनल हिस्ट्री का विद नेशनल हिस्ट्री के साथ। अब बात करते हैं अबाउट द टाइटल। तो जो टाइटल है ना, सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, ये एक हाईली सिंबॉलिक है। इसके अंदर जो ब्रोकन कॉलम है ना, रिप्रेजेंट करता है द कोलैप्स ऑफ ओल्ड अरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर। और बात करें तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स। उसके बाद जो सनलाइट है, वो सिंबलाइज करती है होप को, फ्रीडम को, रिन्यूअल को, और पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अ न्यू सोसाइटी को। और टुगेदर जो ये टाइटल है, सजेस्ट करता है कि द ओल्ड वर्ल्ड इज ब्रेकिंग अपार्ट और न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड आइडियाज कंटिन्यू टू इमर्ज। अब इसकी सेटिंग देखें तो जो नॉवल है, ये प्राइमरली सेट हुई है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर 1930s और 40s में, बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट और अराउंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो जो सोशल एनवायरनमेंट था ना, वो रिफ्लेक्ट करता था कल्चर ऑफ अपर क्लास मुस्लिम फैमिलीज लिविंग अंडर ब्रिटिश रूल। अब बात करते हैं मेजर कैरेक्टर्स की। सबसे पहले लैला, ये हीरोइन होती है और नरेटर होती है नॉवल की। ये इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट वुमेन होती है और डिटरमाइंड टू मेक हर ओन डिसीजंस। इनकी जो जर्नी है ना, फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, ये फॉर्म करती है सेंट्रल स्टोरी ऑफ द नॉवल को। उसके बाद बाबा जान होते हैं, ये हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिशनल मुस्लिम वैल्यूज़ को, डिसिप्लिन को और पेट्रियार्कल अथॉरिटी को। उसके बाद हामिद होता है, लैला का कज़न होता है, ये सपोर्ट करता है मॉडर्न पॉलिटिकल आइडिया को, बिलीव्स इन सोशल रिफॉर्म। उसके बाद अमीर होता है, लैला का हस्बैंड होता है, और इनकी जो शादी होती है ना, रिप्रेजेंट करती है पर्सनल चॉइस को ओवर ट्रेडिशनल फैमिली एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद आती है अबिदा बेगम, एक इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर होती है फैमिली की, जो कि रिफ्लेक्ट करती है ट्रेडिशनल डोमेस्टिक वैल्यूज़ को। अब इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो जो इसका सेंट्रल आइडिया है ना, सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम का, वो है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो जो नॉवल है ना, ये हमें शो करती है कि कैसे पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल रिफॉर्म्स और वुमेन्स एजुकेशन जो है ना, वो ट्रांसफॉर्म कर देती है इंडियन सोसाइटी को बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब कैसे उसने ट्रांसफॉर्म किया था इंडियन सोसाइटी को इंडिपेंडेंस से पहले और बाद में। और बात करें तो थ्रू लैलास लाइफ, जो आतिया हुसैन है ना, वो एक्सप्लोर करती है कैसे एक इंडिविजुअल जो है ना, सर्च करता है अपनी आइडेंटिटी को वाइल लिविंग इन अ सोसाइटी अंडरगोइंग रैपिड चेंज। तो जो नॉवल है ना, ये ऑल्सो रिमाइंड्स रीडर्स दैट की जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे लाइक पार्टीशन, वो डीपली अफेक्ट करते थे ऑर्डिनरी पीपल्स की लाइफ्स को। अब इसकी समरी देखते हैं। तो जो नॉवल है, ये स्टार्ट होती है एक लार्ज इंसेस्ट्रल हाउस ऑफ लैलास अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिली इन लखनऊ। तो जो लैला है ना भाई, अब जब वो काफ़ी यंग होती है तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो जो उसका वो होता है, जो वो ब्रोटअप होती है, वो अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ बाबा जान होती है। तो जो उसकी लाइफ थी ना इस घर के अंदर, वो भाई वो फॉलो करती थी, मतलब फॉलोज रिजिड कस्टम्स, फैमिली ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस डिसिप्लिन।
तो जो वुमेन है ना, उसके अंदर जब उस टाइम पे, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों को पता होगा, उस टाइम पे वुमेन्स को बहुत ही कम फ्रीडम होती थी, उनको लिमिटेड फ्रीडम ही होती थी, और उनका हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो था ना वो केयरफुली कंट्रोल किया जाता था। ऑल्थो जो लैला थी उसको लग्जरी तो थी, जो भी थी उसको थोड़ी बहुत लग्जरी तो थी, पर वो उसके साथ साथ वो फील करती थी लोनली और रेस्ट्रिक्टेड। क्यों? क्योंकि भाई फ्रीडम नहीं थी। तो जो उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं नोवेल में, जैसे लैला थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, तो वो है ना अब एजुकेशन की तरफ जाती है, तो वो रिसीव करती है मॉडर्न एजुकेशन को। कैसे करती है? बुक्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू और कॉलेज लाइफ के थ्रू। और जो उसकी वो कॉलेज लाइफ थी ना, सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है उसके जीवन पे। अब वो है ना, वो क्वेश्चन करना शुरू कर देती है उन ओल्ड कस्टम्स को, उन रिलीजियस चीज़ों को, भाई जो वो फॉलो करती आ रही थी बिना कुछ जाने कि हाँ पीछे से आ रही हैं तो फॉलो करते रहो। अब वो है ना, वो ग्रेजुअली डेवलप करती है अपने ओन ओपिनियंस को अबाउट वुमेन्स फ्रीडम, मैरिज, रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोशल इक्वेलिटी। तो जो एजुकेशन है ना, वो यहाँ पे बिकम्स द टर्निंग पॉइंट इन हर पर्सनल डेवलपमेंट। इसके बाद जो लैला होती है वो इंक्रीजिंगली फील्स की जो ओल्ड फैमिली सिस्टम था ना, वो लिमिट करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को। अब नाउ शी वॉन्ट्स टू चूज हर ओन फ्यूचर रेदर देन सिंपली ओबे फैमिली एक्सपेक्टेशंस। अब भाई ये जो है ना, ये क्रिएट कर देता है यहाँ पे एक टेंशन बिटवीन हर मॉडर्न आउटलुक एंड द कंजर्वेटिव वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय बाबा जान एंड अदर एल्डर्स। तो जो कन्फ्लिक्ट था ना बिटवीन जनरेशंस, ये बिकम्स वन ऑफ द नॉवेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स। इसके बाद क्या होता है, जो लैला होती है ना, अब भाई वो जाके और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है, अपने डिसीजन लेने लगती है, थोड़ा थोड़ा उसको इंडिपेंडेंस वो खुद ले लेती है अपनी। अब भाई वो जो है ना, वो प्यार में पड़ जाती है एक लड़के के साथ, उसका नाम होता है अमीर। और इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एन अरेंज मैरिज, अब भाई क्या होता है, उसके पास दो ही ऑप्शन होंगे, उसके साथ प्यार में पड़ गई वो। अब उसके बाद दो चीज़ थी, या तो वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर अरेंज मैरिज कर ले, जो कि उसकी फैमिली चूज करती किसी लड़के को उससे, या फिर उसके पास ये था कि वो अपने प्यार जो था उसका अमीर, उसके साथ शादी कर ले। तो वो क्या करती है, वो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एन अरेंज मैरिज चूजन बाय हर फैमिली, शी डिसाइडेड टू मैरी द मैन शी लव्स। और ये जो डिसीजन था ना, ये शॉक कर देता है उसके कंजर्वेटिव रिलेटिव्स को। और फॉर द ओल्डर जनरेशन, भाई मैरिज जो है ना, एक जो शादी का मैटर होता था उस टाइम पे, पुरानी जनरेशन के टाइम पे, वो फैमिली मैटर होता था, और वो बेस्ड ऑन होता था ट्रेडिशन और सोशल स्टेटस। और वहाँ पे ये डिसीजन ले रही थी, तो भाई ये बड़ी चीज़ थी उस टाइम के लिए। और फॉर लैला जो हाउएवर जो मैरिज थी ना, वो एक, अब भाई लैला का पर्सपेक्टिव क्या था, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो शादी है ना, वो पर्सनल चॉइस है, और वो बेस्ड ऑन होनी चाहिए लव और म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो जो उसकी मैरिज है ना, वो सिंबलाइज करती थी हर रिजेक्शन ऑफ रिजिड सोशल कस्टम्स को, और हर डिजायर टू लिव अकॉर्डिंग टू हर ओन वैल्यूज को। उसके बाद जो होती है ना, वाइल लैलास पर्सनल लाइफ चेंजेस, तो इंडिया जो है ना ऑल्सो अंडरगोइंग मेजर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो फ्रीडम मूवमेंट्स थी अब नाउ ग्रोज स्ट्रोंगर, जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी ना भाई, वो स्टार्ट हो जाती है, और जो कि इन्फ्लुएंस कर रही होती है एजुकेटेड यंग पीपल को। तो जो नोवेल है ना, वो यहाँ पे पोर्ट्रे कर देती है डिबेट्स अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस, नेशनलिज्म, हिंदू मुस्लिम रिलेशन, सोशल रिफॉर्म और डेमोक्रेसी को। और थ्रू कन्वर्सेशंस अमंग फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, आतिया हुसैन जो है ना, वो शो करती है नेशनल पॉलिटिक्स को, वो शो करती है हाउ नेशनल पॉलिटिक्स जो है ना एंटर्ड एवरीडे लाइफ। इसके बाद जो होती है, एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्शन आता है इस नॉवल का, वो होता है कि डील विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो जो पार्टीशन था ना, वो क्रिएट कर दिया था उसने फेयर को, अनसर्टेनिटी को और इमोशनल सफरिंग को। फैमिलीज जो थी वो डिवाइड हो चुकी होती है, फ्रेंडशिप जो थी वो टूट चुकी होती है, और जो कम्युनिटीज़ होती है जो सालों से जनरेशन टू जनरेशन साथ रह रही होती है, अब वो भाई सेपरेट हो चुकी होती है, उनके बीच पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन चुकी होती है। और रेदर देन फोकसिंग ओनली ऑन वायलेंस, जो आतिया हुसैन है ना, वो यहाँ पे हाईलाइट करती है इमोशनल लॉस को, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन को। और जैसे कि बस एंड में आता है नोवेल के, तो इसमें यही है कि जो ओल्ड अरिस्टोक्रेटिक वर्ल्ड था ना, वो अब भाई डिसअपियर्ड हो चुका होता है, और जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका होता है, और जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी ना, हैज़ ब्रॉट बोथ होप एंड अनसर्टेनिटी। और जो लैला थी ना, वो रिफ्लेक्ट्स ऑन हर ओन जर्नी फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड यंग गर्ल टू एन इंडिपेंडेंट वुमेन। और तो जो मैनी रिलेशनशिप्स जो थे वो हैव चेंज्ड, और सी हैज़ गेन्ड कॉन्फिडेंस, एजुकेशन एंड अ स्ट्रोंगर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जो नॉवल है ये एंड हो जाती है होप के साथ, होप फॉर द फ्यूचर वाइल रिकॉग्नाइजिंग द पेन ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। अब इसकी कुछ थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। तो जो नॉवल है ये एक्सप्लोर करती है कन्फ्लिक्ट को बिटवीन ओल्ड कस्टम्स एंड मॉडर्न आइडियाज। वुमेन्स फ्रीडम देखे तो जो लैला है वो स्ट्रगल करती है एजुकेशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एंड द राइट टू मेक हर ओन डिसीजंस के लिए। आइडेंटिटी की बात करें, जो नॉवल है एग्जामिन करती है पर्सनल, कल्चरल, रिलीजियस और नेशनल आइडेंटिटी को। पार्टीशन की बात करें, जो पार्टीशन को दिखाया गया है एज अ ह्यूमन ट्रेजिडी अफेक्टिंग ऑर्डिनरी फैमिलीज।
फैमिली देखे तो फैमिली रिलेशनशिप्स जो थे ना वो रिमेन सेंट्रल थ्रू आउट द नोवेल। सोशल चेंज देखे तो जो डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सोसाइटी एंड द राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लव एंड मैरिज देखे तो जो नोवेल है सपोर्ट करती है मैरिज को बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस रेदर देन की फैमिली प्रेशर। इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखे तो सबसे पहले ब्रोकन कॉलम थे और रिप्रेजेंट करते थे कोलैप्स ऑफ द ओल्ड फ्यूडल को, और बात करें तो अरिस्टोक्रेटिक सोशल ऑर्डर को। सनलाइट जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी होप को, फ्रीडम को, नॉलेज को और न्यू बिगिनिंग को। एंसेस्ट्रल हाउस की बात करें रिप्रेजेंट करता था ट्रेडिशन को, फैमिली अथॉरिटी को और कंजर्वेटिव वैल्यूज को। लैला जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी एमरजेंस ऑफ द मॉडर्न इंडियन वुमेन को। पार्टीशन जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था डिवीजन को, लॉस को एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी को। अब लिटरेरी फीचर्स देखने इसके कुछ, ये रियलिज्म है इसके अंदर, सिंबोलिज्म है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, रिच कैरेक्टराइजेशन है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है और फर्स्ट पर्सन नरेशन है। नरेटिव टेक्निक देखे तो जो ये नोवेल है ये नरेटेड मेनली थ्रू लैलास फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये जो टेक्निक है ना ये अलाउ करती है रीडर्स को टू एक्सपीरियंस बोथ पर्सनल इमोशंस उसके साथ साथ द लार्जर हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू हर पर्सपेक्टिव। अब इसके अंदर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं जो बहुत ज्यादा है, मतलब एक पॉइंट है इसके अंदर। तो जो नोवेल है ना इसको कंसीडर करा जाता है इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट वर्क, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट करती है वुमेन्स एजुकेशन को, फीमेल इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम ऑफ चॉइस को और क्रिटिसिज्म ऑफ पेट्रियार्की को और इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन को। तो जो लैला है ना वो बिकम्स अ सिंबल ऑफ द एजुकेटेड वुमेन सीकिंग हर ओन आइडेंटिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। सबसे पहले द पास्ट लिव्ड विद इन अस, यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो पर्सनल ब्यूटी थी ना वो इज डीपली कनेक्टेड विद फैमिली हिस्ट्री और बात करें तो कल्चरल मेमोरी के साथ। नेक्स्ट देखें तो नथिंग रिमेन्स अनचेंज्ड, यहाँ पे जो सोसाइटी थी, रिलेशनशिप्स थे, पॉलिटिकल सिस्टम था वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा था एंड पीपल मस्ट लर्न टू अडेप्ट। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं। सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम जो है ना इज वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। आतिया हुसैन जो है ना वो सक्सेसफुली कंबाइन करती है पर्सनल एक्सपीरियंस को नेशनल हिस्ट्री के साथ, और थ्रू द कैरेक्टर ऑफ लैला वो जो होती है ना वो एक्सप्लोर करती है चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन अ चेंजिंग सोसाइटी व्हाइल आल्सो प्रेजेंटिंग अ सेंसिटिव पिक्चर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड द इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। ये जो नोवेल का रियलिस्टिक स्टाइल था, सिंबॉलिक टाइटल था और साइकोलॉजिकल डेप्थ थी ना, ये इसको बना देती है एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट लिटरेचर। अब बात करें इसके सेंट्रल मैसेज की, तो सेंट्रल मैसेज में यही है कि जो पर्सनल फ्रीडम है, एजुकेशन है और सोशल प्रोग्रेस है ये सब इसेंशियल है, जरूरी है ह्यूमन ग्रोथ के लिए। बट जो हिस्टोरिकल चेंजेस है ना सच एज पार्टीशन लीव लास्टिंग इमोशनल एंड कल्चरल स्कार्स। कंक्लूजन पे है तो सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम इज अ पावरफुल नोवेल जो कि ब्लेंड है पर्सनल एक्सपीरियंस का हिस्ट्री ऑफ अ नेशन के साथ, और थ्रू लैलास जर्नी आतिया हुसैन जो है ना एक्सप्लोर करती है वुमेन्स की इमेंसिपेशन को, द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को, एंड बात करें तो इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन को। ये जो नॉवल है ना रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट वर्क इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर फॉर इट्स रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ सोशल चेंज, और बात करें तो उसके सेंसिटिव एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, फैमिली एंड फ्रीडम। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।